हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले गणित पेडागोजी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो गणित पेडागोजी की क्लास 3rd है, ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गणित होता है यानी मैथ का जो पेपर आता है वो पेपर फर्स्ट में आता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो 15 नंबर अगर आपको नहीं भी आते हैं कंटेंट के तो 15 नंबर आप जो है पेडागोजी में ला सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। 2 क्लासेस हमने करी है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते कि आप 15 नंबर नहीं ला सकते, बहुत आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है, ठीक है। जो महत्वाकांक्षी का मतलब उसका किसकी उपलब्धि से है। क्या गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की है, यानी जो ये महत्वाकांक्षा से तात्पर्य है, जो मतलब है, जो अर्थ है महत्वाकांक्षी का, किसकी उपलब्धि से है। क्या गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की है, या फिर गणित के अनुप्रयोगों की है, या फिर तीसरा ऑप्शन है गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की है, या फिर गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की है। तो गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की बिल्कुल नहीं भी है, गणित के अनुप्रयोगों की भी नहीं है, बल्कि गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की उपलब्धि से है, ठीक है। गणित के संकीर्ण यानी कि जो संकीर्ण का मतलब कम से कम तो ये भी नहीं होगा, उच्च उद्देश्यों से है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित की लंबी आकृति संकेत करती है। उल्लिखित गणित की, ठीक है, यहाँ पे गणित होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। किससे संकेत करती है ये आपको बताना है। पहला है कि गणित के खेलों का सृजन, या फिर हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, या फिर चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। तो चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल करना नहीं होता, बल्कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना इसका जो है संकेत करता है। किसका? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो गणित की लंबी आकृति संकेत करती है वो जो है करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। बिल्कुल सही। एक से कई जो है, एक से अधिक इसमें पॉजिटिव वर्ड्स मिल गए हैं, जैसे कि आपका खोजबीन उपागम को प्रयोग करना, ये आपका एक पॉजिटिव है। हस्तचालकों का प्रयोग करना हो गया। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना हमने बताया था पॉजिटिव होता है। और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड्स है आपका, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, जी नहीं। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल या कार्यपत्रक या फिर यूँ कह लें कि वर्कशीट देना, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये भी गलत है। पहले से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता है तो आप पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स दिए गए हैं इसमें इतने सारे, इनको देख के भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स का इतना ही फ़ायदा होता है कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, यहाँ पे रूपरेखा होगा। रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है,
या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर डी नंबर है कि बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का जो मापन है वो शिक्षण किसका क्या करता है, वो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। क्या करता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। सी ऑप्शन है कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो पैटर्न की पहचान करना होता है और उन्हें पूरा करना है। बहुत सारे होते हैं ना पैटर्न, बीच में खाली स्थान होते हैं, और या फिर जो है उनको जो खाली स्थान होते हैं उसको क्या करना होता है, फिल करना होता है, या फिर पहचान करना होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पाठ्यचर्या है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में भी उनकी सहायता करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? क्या बताना है? यहाँ पे निगेटिव बताना है। पहला है कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, पहला ऑप्शन है, यहाँ क्या करना है, हमें निगेटिव बताना है। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ये ऑप्शन अभी सही नहीं है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इसको हम निगेटिव मान के चलते हैं। दूसरा दिया कि दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली, ठीक है, यहाँ पे होगा कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। ठीक है, ये पॉजिटिव है। सी नंबर है कि मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी सक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। ठीक है, चौथा है कि भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। क्यों होगा? क्योंकि निगेटिव है ये, और ये निगेटिव ही यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पे जो गणित शिक्षण है उसकी पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन निगेटिव है, पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यहाँ पे रूपरेखा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही। दूसरा कि शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। जी नहीं। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर की निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। जी नहीं, ये भी गलत है। और गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, गणित जो है सिर्फ चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, ये गलत है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो क्या मानती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि गणित जो है चयनित विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाएगा, या फिर जो निम्न उपलब्धिकर्ता वाले बच्चे हैं, उपलब्धिकर्ता हैं, उनके लिए जो है गणित की जो पाठ्यचर्या होगी वो अलग होगी। तो ये सब गलत है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है वो इस चीज़ पर बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियाँ करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? ठीक है, ये बताना है। पहला है कि वास्तविक जीवन में अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना।
दूसरा है कि उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। बिल्कुल सही। एक जो है एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो, ठीक है, यानी कि कुछ हल की गई हो और कुछ ऑप्शन वहाँ पे खाली हो, उसको फिल करना हो। तो इस तरीके से बच्चे में जो गलतियाँ करने की, जो लिखने में गलतियाँ करता है, वो गलतियाँ धीरे धीरे करके नहीं करेगा। तो उसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं कि संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। जी नहीं, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि गणित का प्रारंभिक ज्ञान बालक को प्राप्त होता है। गणित का जो प्रारंभिक ज्ञान है, गणित का प्रारंभिक ज्ञान बालक को प्राप्त होता है उसके परिवार से, विद्यालय से, शिक्षक से या प्रधानाचार्य से। जहाँ पर प्रारंभिक ज्ञान की बात हो जाए, मान लीजिए बच्चा है, वो बेसिक चीज़ें कहाँ से सीखता है, तो पहले विद्यालय से तो सीखता नहीं, शिक्षक से भी नहीं सीखता, प्रधानाध्यापक से नहीं सीखता, बल्कि वो उसके परिवार से सीखता है। क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान जो उसको मिलता है, चाहे वो गणित की हो, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, उसको कहाँ से मिलता है, उसके परिवार से ही पहले, सबसे पहले मिलता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। जो निदानात्मक परीक्षण होता है गणित में, उसका क्या उद्देश्य होता है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है, या फिर अभिभावकों की प्रतिपुष्ट फीडबैक देना होता है। जी नहीं। प्रगति पत्र को भरना होता है। सत्रांत परीक्षा के लिए अल्प पत्र की योजना बनाना, ये भी गलत होता है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र गणित की कक्षा में नीरसता का अनुभव करता है तथा गणित के प्रश्नों को हल करने में त्रुटि करता है। ठीक है, शिक्षक को इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा या फिर निदानात्मक परीक्षण द्वारा, यहाँ पे परीक्षण होगा, या फिर ए तथा बी यानी कि इन दोनों विधि के द्वारा, या फिर सरल से कठिन की ओर शिक्षण द्वारा। तो अगर कोई छात्र गणित की कक्षा में नीरसता का अनुभव करता है, रुचि नहीं लेता है और गणित के प्रश्नों को हल करने में गलतियां करता है, तो शिक्षक को इसे दूर करने का जो प्रयास करना चाहिए वो सरल से कठिन की ओर शिक्षण देकर करना चाहिए। पहले उसको सरल चीज़ें सिखानी चाहिए, फिर उसके बाद कठिन चीज़ें धीरे धीरे करके बतानी चाहिए। तो उसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में एक छात्र गणित को कठिन विषय बताता है तथा उसकी कक्षा एवं शिक्षक दोनों से डरता है, तथा उसकी कक्षा एवं शिक्षक दोनों से डरता है। ठीक है, इसके लिए गणित शिक्षक को क्या प्रयास करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए, या फिर निदानात्मक परीक्षण द्वारा इस भावना का कारण ज्ञात करना चाहिए, बी तथा ए दोनों क्रमशः उपयोग में लाना चाहिए, या फिर सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना चाहिए। तो इस केस में क्या करना चाहिए? अगर कक्षा में छात्र जो है गणित कठिन विषय बताता है तथा उसकी कक्षा और शिक्षक दोनों से डरता है, वो ठीक है, कोई बच्चा कक्षा और शिक्षक दोनों से डरता है, तो इसके लिए गणित शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण द्वारा इस भावना का कारण ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी गलती करता है पहले उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण द्वारा इस भावना का कारण ज्ञात करना चाहिए कि बच्चा क्लास से यानी गणित सब्जेक्ट से क्यों डरता है और टीचर या क्लास में आने से क्यों डरता है। तो इसका जो है बी तथा ए दोनों क्रमशः ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किस उपचारात्मक शिक्षण किस बुद्धि लब्धि के छात्रों को अधिक होती है? ठीक है, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है वो किस बुद्धि लब्धि, यहाँ पे बुद्धि होगा, बुद्धि लब्धि के छात्रों को अधिक होती है। 120 बुद्धि लब्धि वाले छात्राओं को, या फिर 100 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को, या फिर जो है 140 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को, या फिर 130 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को। ठीक है, यहाँ पे बुद्धि लब्धि है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सारे बुद्धि लब्धि हैं, यहाँ पे गलत टाइप है, बुद्धि लब्धि होंगे। ठीक है, 120 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को, या 100 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को, या फिर 140 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को, या फिर 130 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा जो है, जो जिनकी बुद्धि लब्धि 100 होती है उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है उपचारात्मक शिक्षण की। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम बुद्धि लब्धि जो है यही होते हैं 100 बुद्धि लब्धि वाले, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक कक्षा में गणित के छात्रों को उपलब्ध स्तर सामान्य से कम है। ठीक है, एक कक्षा में गणित के छात्रों का जो उपलब्ध स्तर है वो सामान्य से कम है, इसलिए एक शिक्षक को सर्वप्रथम पार करना चाहिए, यहाँ पे सर्वप्रथम प्रारंभ करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण होगा, या फिर निदानात्मक शिक्षण होना चाहिए, फिर उपचारात्मक गतिविधियाँ होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए उपचारात्मक व्यवस्था। तो एक कक्षा में गणित के छात्रों को अगर छात्रों के जो उपलब्ध स्तर वो सामान्य से कम है तो सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, निदानात्मक परीक्षण कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, निदानात्मक परीक्षण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक के व्यक्तित्व में समावेश होना चाहिए। क्या समावेश होना चाहिए, आत्मविश्वास का समावेश होना चाहिए, उपचारात्मक गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर उपचारात्मक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर निदानात्मक परीक्षण का ज्ञान होना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक के व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए, निदानात्मक परीक्षण का समावेश होना चाहिए। किसका होना चाहिए, निदानात्मक परीक्षण के ज्ञान का समावेश होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, संपूर्ण विषय वस्तु पर होता है, संपूर्ण विषय वस्तु पे होता है, या फिर संपूर्ण इकाई पर होता है, विशेष गतिविधियों या क्रिया पर होता है, या फिर संपूर्ण व्यवहार पे होता है। तो जो निदानात्मक परीक्षण होता है किस पे आधारित होता है, विशेष गतिविधि और क्रिया पर आधारित होता है। किस पर होता है, विशेष गतिविधि और क्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों को किलोग्राम तथा ग्राम के बारे में बताता है। जब शिक्षक बाजार में छात्रों को सामान खरीदने में किलोग्राम एवं ग्राम का प्रयोग करते देखता है तो शिक्षक द्वारा किस प्रकार की विधि मूल्यांकन में लाई जा रही है। ठीक है, ये जो है बताना है। पहला है कि औपचारिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, या फिर निरीक्षण विधि का, या फिर अनौपचारिक विधि का, या फिर अवलोकन विधि का। तो यहाँ पर किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है औपचारिक विधि का। ठीक है, किसका, औपचारिक विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि मूल्यांकन की अनौपचारिक विधि नहीं है। क्या नहीं है, मूल्यांकन की अनौपचारिक विधि नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, कक्षा कक्ष के बाहर छात्रों को व्यवहार का निरीक्षण, या फिर छात्रों के मध्य व्यवहार का अवलोकन, या फिर छात्रों को उनके अभिभावक के साथ व्यवहार का अवलोकन, या फिर परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा। तो यहाँ पे औपचारिक नहीं बताना बल्कि अनौपचारिक बताना है। तो अनौपचारिक जो है वो है क्या, परीक्षा का साक्षात्कार। ठीक है, क्या है, जो अनौपचारिक विधि नहीं है वो है परीक्षा एवं साक्षात्कार। ये जो है आपकी अनौपचारिक विधि नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्या है, आपकी औपचारिक विधि है, अनौपचारिक विधि है, लेकिन ये आपका अनौपचारिक विधि नहीं बल्कि औपचारिक विधि है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित का अध्यापक छात्रों से गणितीय अवधारणा, प्रमेय, यहाँ पे प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय और निर्मेय एवं रचना आदि शब्दों के सामान्य अर्थ के बारे में पूछता है तो वह छात्रों के किस पक्ष का मूल्यांकन कर रहा है। गणित का अध्यापक छात्रों से गणितीय अवधारणा, प्रमेय और यहाँ पे होगा निर्मेय। ठीक है, निर्मेय एवं रचना आदि शब्दों के सामान्य अर्थ के बारे में पूछता है तो वह छात्रों के किस पक्ष का मूल्यांकन कर रहा है। क्या वो ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर रहा है, बोधात्मक पक्ष का, या फिर इन दोनों का, या फिर प्रयोगात्मक पक्ष का। तो किस पक्ष का मूल्यांकन कर रहा है, तो वो कर रहा है ज्ञानात्मक पक्ष का। किसका, ज्ञानात्मक पक्ष का। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गणित अध्यापक छात्रों से पूछता है कि कक्षा में, यहाँ होगा कक्षा में आज कितने प्रतिशत छात्र आए हैं तो यह मूल्यांकन करना चाहता है। ठीक है, किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहता है, गुणा की योग्यता का मूल्यांकन करना चाह रहा है, या फिर जोड़ की योग्यता का, या फिर प्रतिशत ज्ञात करने की योग्यता का। अगर कोई बच्चा जो है कोई एक गणित अध्यापक है छात्रों से पूछता है कि कक्षा में आज कितने प्रतिशत छात्र आए हैं तो मान लो किसका मूल्यांकन करना चाह रहा है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणा का तो होगा नहीं,
जोड़ कभी नहीं होगा, बल्कि वो प्रतिशत ज्ञात करने की योग्यता का मूल्यांकन कर रहा है। जाहिर सी बात, परसेंटेज में पूछ रहा है तो प्रतिशत ज्ञात करने की योग्यता का वो मूल्यांकन करना चाहता है, तभी वो पूछता है कि आज क्लास में कितने प्रतिशत बच्चे आए हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन किया जाता है, जो मूल्यांकन होता है किया क्यों जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, उपलब्धि जांच के लिए किया जाता है मूल्यांकन, या फिर अस्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, या फिर प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने के लिए तो किया नहीं जाता है, कक्षा में प्रोन्नति के लिए भी नहीं किया जाता है, अस्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए भी नहीं किया जाता, बल्कि उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी टीचर बच्चे का मूल्यांकन ही इसलिए करता है कि बच्चे का जो है कितना परिवर्तन हुआ, कितनी चीज़ें उसको समझ में आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कौन सी चीज़ों में उसकी रुचि है। तो उपलब्धि की जांच करने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है। जो गणित का मूल्यांकन होता है उसमें कौन सा ऐसा पद है जो शामिल होता है। पहला है कि उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होता है, मूल्यांकन होता है, या फिर वे सभी होते हैं। तो जो गणित मूल्यांकन है उसमें जो पद शामिल होता है वो उद्देश्य भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सभी मूल्यांकन गणित मूल्यांकन में शामिल होते हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 22 यानी 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में। ठीक है, लगभग जो है ये आपकी क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं। कल एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका जो मैथ का पेडागोजी का जो टॉपिक्स हैं या फिर कह लें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पूरे कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहीं से आपके एग्जाम में पूछे आएंगे। ज़्यादा आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैथ में नहीं आते हैं। आपको मैथ पढ़ाना किस तरीके से है बच्चों को, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बाकी चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हमारी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।